होशंगाबाद फिर एक बार इम्तिहान और फिर पेपर कांड, फिर कुछ गिरफ्तारी। एक बार फिर बिहार में पेपर लीक हुआ है। इस बार बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती पेपर, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। इस परीक्षा को राज्य स्वास्थ्य समिति आयोजित करा रही थी। सीएचओ के कुल 4,500 पदों पर बहाली होनी थी। 1, 2 और 3 दिसंबर परीक्षा का आयोजन होना था। 1 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर जो था वो लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने मोर्चा संभाला है और अब इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सख्त कानून बनाया है। पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके बिहार में एक बार फिर पेपर लीक की घटना हुई। जिस ढंग से सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। यही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक लगाया गया था। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते थे। मतलब रिमोट ऐप से सॉल्वर गिरोह सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। ईओयू की जांच में 1 दिसंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिले। जांच में पता चला कि सीएचओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। माफिया की एजेंसी से मिली भगत के सबूत भी मिले। पता चला है कि परीक्षा माफिया ने 25,000 अभ्यर्थियों का डेटा लिया था। यही नहीं, परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की थी कि पुलिस के आने पर क्वेश्चन 3 और जाने पर 6 पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने 1 दिसंबर को सीएचओ की परीक्षा कराई। 4,500 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही थी। परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सेंटर पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए अपराधियों को ईओयू बारी बारी से रिमांड पर लेगी। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि इतने सख्त कानून के बाद भी बिहार में कैसे लीक हो रहा है पेपर। क्या परीक्षा माफियाओं को कानून का खौफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज की डिबेट से हमने राजनीतिज्ञों को दूर रखा है, ताकि आरोप प्रत्यारोपों से अलग डिबेट को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। आज हमारे जो मेहमान हैं, जो शिक्षा के जानकार हैं, वो लोग हैं जो छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। आज डिबेट में हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ेंगे, साथ ही कोचिंग संचालक गुरु रहमान जी भी जुड़ेंगे। सुनील कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डिबेट की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपसे तमाम कोशिशों के बाद भी एक और पेपर कांड, आखिर एक इम्तिहान भी हम क्यों पारदर्शिता के साथ नहीं करा पा रहे हैं? देखिए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से पारदर्शिता का पालन होगा। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहा जाता है कि ऑफलाइन एग्जाम में गड़बड़ियों की संभावना होती थी कि प्रश्न पत्र जो है वो जहां वो छपते थे वहीं से निकाल लिए जाते थे। ये परीक्षा तो ऑनलाइन हो रहा है ना, और जब सेंटर तक तय किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर सेंटर होगा और इस सेंटर के लिए एक बड़ी राशि के साथ सौदा तय होता है। क्या अगर ये बिहार के नौजवानों का, बच्चों का भविष्य का सवाल है, और अगर एजेंसी जो कंडक्ट कराती है परीक्षा, नोडल एजेंसी, अगर वो नोडल एजेंसी चीजों को नहीं करा पाती है स्मूथली, तो एक सवाल उन पर है कि आखिर आप कैसे कराते हैं जिसमें माफिया इतने
आपने रिपोर्ट में सारी चीजें तो बता दी कि कैसे उस कंप्यूटर सेट तक उनकी पहुंच थी, कैसे उन्होंने कहा कि बस तुमको बैठे रहना है और ये करेंगे, और 12 सेंटर पर 12 अभ्यर्थियों को, वैसे अभ्यर्थी को पकड़ा गया जो वो थे ही नहीं, जिन्हें थे ही नहीं। ये 12 केंद्र पर तो इन्हीं की छापामारी से पकड़ी गई। तो एक जो नेक्सस काम कर रहा है, वो नेक्सस के दांत को तोड़ने होंगे। कानून से बहुत सारी चीजें नहीं होती है, वो दंड दे देंगे, वो जेल की सजा भी काट लेंगे, लेकिन जो ईओयू है, अब सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें पेपर लीक हो गया, फिर परीक्षा हो रही है टीआरई, उसमें पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पीटी का पेपर हो रहा है, उसमें लीक हो गया, फिर अभी नीट यूजी का, उसके सारे तार बिहार के सेंटर से मिले जुड़े हुए, और अभी ऑनलाइन परीक्षा कि वो 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी, और इसमें भी पेपर लीक हो गया। तो माना जाता है या वो जो नेक्सस है, वो जो गैंग है, वो कोई आकाश में तो रहते नहीं, वो तो रहते हैं जमीन पर, वो इसी बिहार के इर्द गिर्द में रहते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैंने देखा, पेपर की बात तो छोड़ दीजिए, तेलंगाना के 2-3 लोग आए यहाँ मेट्रो में काम करने बिहार में, और उन साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी गई, और वो 100 करोड़ रुपए का ये कर लिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब इसी तरह की फसल उगेगी, इसी तरह के फ्रॉड वाले लोग हैं, तो बिहार के जो पुलिस व्यवस्था है, जो एजेंसियां हैं, जो ईओयू है, जरा उनको चिन्हित करे, और चिन्हित कर करके आपका इंटेलिजेंस इनपुट क्या जीरो है? कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस इनपुट पर भी तो सवाल है कि जब परीक्षा होती है उसके पहले इस तरह का एक नेक्सस काम करता है, जिसके बाद आपको पता चलता है कि अरे ये सेंटर पर तो गड़बड़ी हो रही है, ऑनलाइन सेंटर पर भी खरीद बिक्री हो रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि सोचिए कि 25,000 छात्रों का डेटा उनके पास कैसे आ गया, वो कौन एडमिट कार्ड का डेटा उनके पास कहां से मिला? जो एजेंसी परीक्षा करा रही होगी, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की बात आप कर रहे हैं, डेटा तो उन्हीं के ऑफिस से उनको मिला होगा, और वो डेटा के बाद ही उन परीक्षार्थियों से संपर्क किए होंगे कि भाई तुमको हम इतने राशि दोगे और बस तुम्हें बैठ जाना है, तुम्हारे हिस्से में परिणाम होगा। अब कल्पना कीजिए 2000, जो मेरी जानकारी है 2000 छात्रों से एक इनकी डीलिंग हो गई थी कि 2000 छात्रों को हम इस माध्यम से क्वालिफाई करा देंगे। तो आधे तो यही ले जाएंगे जिनके हिस्से में न मेहनत है न कुछ है, चंद रुपए इन गिरोहों को वो भेंट चढ़ाएंगे और बस परिणाम इनके हिस्से में आ जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं से एक सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है कि आखिर ये जो मेहनती बच्चे, जो गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चे जो संघर्ष कर करके, कहीं वो नदी के किनारे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो रेड लाइट, ये जो लाइट जो आ रहा है ट्रैफिक लाइट, वहां पर बैठ के वो पढ़ रहे हैं, एक कमरे में बैठ करके वो बरसों से तैयारी करते हैं, और उनके हिस्से में क्या आता है कि भाई नकल का गिरोह कामयाब हो गया और आप फेल हो गए। तो सरकार का इनपुट को लेकर के मेरा एक सवाल है, जब आप सरकार के इनपुट को लेकर सवाल पूछा गया है, और कोचिंग संचालक गुरु रहमान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु रहमान जी, ये तो बिल्कुल सच बात कही संजय जी ने, क्योंकि जिस तरह से बिहार में टैलेंट बाहर ऊपर निकल कर आता है, और इस तरह की परीक्षाएं, क्योंकि आप चूंकि गुरु हैं, संचालक हैं, कोचिंग संचालन करते हैं, तो ऐसे में आपके पास भी बहुत सारे ऐसे युवा आते हैं जो जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसके बावजूद वो कोचिंग कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे जो एक्सेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो गिरोह निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नकल करा दे रहे हैं, तो उनके सपने तो टूट जा रहे हैं। व्यवस्था पर सवाल तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, व्यवस्था पर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मैं अगर कहूं कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी निकली है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा निकली है, लेकिन बिहार में जितना गुंडागर्दी हुआ है, जितना चोरी हुआ है, वो भी सबसे ज्यादा हुआ है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि आज के डेट में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं का संचालन आयोग के द्वारा कम, माफियाओं के द्वारा ज्यादा हो रहा है। और रही बात ऑनलाइन की, लोग ऑनलाइन की डिमांड करते हैं, और मैं कहता हूं कि ऑनलाइन एक कैंसर के समान है, जो कि इसमें बैठा हुआ आदमी ऑनलाइन
के संचालक हैं, किसको दे दिया जाता है, किस एजेंसी को दे दिया जाता है? आप चिन्हित कीजिए। सरकार का काम है चिन्हित करे कि वैसे ऑनलाइन सेंटर को दिया जाए जहां से परीक्षा लीक होने की बात नहीं हो। सबसे बड़ी बात हम बता दें कि ऑनलाइन सेंटर में लगभग 80% सेंटर ऐसे हैं जो इसी उद्देश्य से, इसी लालच में ऑनलाइन सेंटर खोलते हैं ताकि वो इस तरह से फर्जीवाड़ा करके कमाई कर सके। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा, और जो परीक्षा इसका ले रहा है वो अभी इसके लिए बराबर का दोषी है, क्योंकि वह उन लोगों के पास क्यों दिया गया, उन लोगों को क्यों दिया गया कि आप परीक्षा कंडक्ट कराइए जो जिनके पास ना कोई अच्छी व्यवस्था है। 10-20 कंप्यूटर लगा लिए, ऑनलाइन सेंटर खोल लिए, एप्लीकेशन लगा लिए, और एप्लीकेशन लगाने के बाद बोले कि हम परीक्षा लेंगे। अरे ये डूब मरने की बात है। मैं तो कह रहा हूं कि आधार इकाई एकमात्र ऐसी इकाई बच गई है जो समय समय पर अपनी कार्रवाई करती है, और न्यूज 18 एकमात्र ऐसा चैनल बच गया है जो कि इन चोरों के बारे में खंगाल दिए, वरना बोलने के लिए कोई नहीं है। बीपीएससी अपना ठिकरा फोड़ती है बच्चों के सिर पर कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, बच्चों के सिर पर ठिकरा फोड़ती है। आपको बीएसएससी परीक्षा कब लेगी कोई पता नहीं होता है। दरोगा भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा सब लोग लेता है, लेकिन चोरी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना कानून लाद के स्टूडेंट के पेट पर लात मारना यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऑनलाइन सेंटर के साथ साथ मैं एक बात बताने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि आपके बहुत सारे कोचिंग संचालक, आखिर इन लोगों को बच्चे मिलते कहां हैं? तो बहुत सारे कोचिंग संचालक पर्दा के आड़ में इस तरह के खेल में संलिप्त रहते हैं। सरकार का काम है, खुफिया विभाग काम है, आर्थिक अपराध इकाई का काम है कि उन कोचिंग संचालकों को चिन्हित करे, और सबसे पहले जो किसी भी आनंद फानंद में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को दे देता है कि ऑनलाइन कंडक्ट कराइए। अरे काहे का ऑनलाइन कंडक्ट कराइए? ऑफलाइन में चोरी है, ऑनलाइन में चोरी है, तो पढ़ने वाला बच्चा गरीब कहां जाएगा, कहां जाएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहता हूं कि आपने कानून लगाया, प्रधानमंत्री ने कानून लाया, तो इस कानून का परिपालन कहां हुआ? नीट का जो मेन चोर था अभी तक बाहर है, जो बीपीएससी का मेन चोर था अभी तक बाहर है, बीएसएससी के सारे लोग चोर पकड़ाए, न्यूज 18 की कार्रवाई थी और आर्थिक अपराध की कार्रवाई थी। सिपाही भर्ती बोर्ड में आज बच्चों बेचारे को एनसीएल ईडब्ल्यूएस का छुटकारा मिला, न्यूज 18 ने इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने शुरुआत किया। ये ऑनलाइन सेंटर सर 100% एक कैंसर है उन गरीब मासूम बच्चों के लिए जो पैसा नहीं दे सकते हैं। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि आप जितने आयोग हैं, आयोग के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहिए, और साथ साथ अगर आप आयोग से पूछिए कि आयोग अगर परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो इन परीक्षाओं को यूपीएससी जैसे संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराए ताकि गरीब बच्चों के पेट पर लात नहीं पड़े। ऑनलाइन सेंटर को चिन्हित किया जाए, ऑफलाइन का कोई आपको विकल्प नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में जहां 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हुआ, बीपीएससी के अध्यक्ष बुलाते हैं, कहते नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन करेंगे। परीक्षा लेने की आप लोग की व्यवस्था ठीक नहीं है, चोरी कराते हैं, डकैती होती है, सब कुछ होता है, मरता बेचारा गरीब है। वैसी परिस्थिति में आप लोग अपना ठिकरा स्टूडेंट पर फोड़ना छोड़िए और पहले परीक्षा कंडक्ट कराइए, ठीक से कंडक्ट कराइए। ऑफलाइन में बहुत सारा सेंटर है। ठीक है, सुनील जी का भी पक्ष जान लेते हैं क्योंकि सुनील जी को भी हमने न्योता दिया है। सर एक बार, हर बार सिपाही में चोरी होती थी, इस बार सिपाही में चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति, संजय भैया की बात सही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब लड़का पढ़ता है तो अध्यक्ष लोग का साफ होने लगता है। 17वीं बीपीएससी होने जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अरे काहे के नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा? एक शिफ्ट में परीक्षा लीजिए और एक नॉन नॉर्मलाइजेशन, जीएस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और रही बात इन चोरों की, तो जब तक बड़े मछली को नहीं पकड़िएगा तब तक इस तरह की गुंडागर्दी होती रहेगी और हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मुझे बोलने में तनिक भी हिचक नहीं है कि इसमें कोचिंग माफिया भी मिले हुए हैं, बड़े बड़े माफिया मिले हुए हैं, राजनीतिक में मिले हुए हैं। बहुत लोगों ने इसको तो बिजनेस बना रखा है। इसको सुधारना होगा तभी कुछ होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस कार्य को आगे कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पता तक नहीं होता है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में आयोग ने क्या निकाला, नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या निकाला। तो सारे अध्यक्ष भले ही अपने संवैधानिक संस्था हो, लेकिन इस पर प्रत्यक्ष
निगरानी रखना जरूरी है, और सारे कोचिंग संस्थान की जैसे चेक होती है उसी तरह इसकी भी चेक होनी चाहिए कि किस कोचिंग संस्थान का किसके साथ संपर्क है। अगर ऐसा है तो कानून प्रधानमंत्री और मैं आपके पास दोबारा से भी आऊंगा गुरु रहमान जी, उसको इम्प्लीमेंट एक बार सुनील जी का भी रुख कर लें। सुनील जी, एक तो 2 पॉइंट यहां पर उठकर आए, एक तो ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं और एक जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, उनमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ऑनलाइन ज्यादा घातक है, कैंसर है? और दूसरा पॉइंट यह है कि क्या सरकार की दृढ़ इच्छा में कहीं कमी नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से पेपर के बाद पेपर लीक कांड हो जा रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठना भी वाजिब है। देखिए, ऑनलाइन तो डिजिटल इंडिया का देन है। ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, चिंता के विषय है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा तीव्र परीक्षा लेने का एक माध्यम है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में ऐसे सेंटर को आप देते हैं एग्जाम कराने के लिए जो कहीं ना कहीं टेंटेड है। आप कहीं ना कहीं परीक्षा के सेंटर का चयन करने में पारदर्शिता का अभाव आपके पास है। ऐसे सेंटर को चिन्हित आप करते हैं जो पहले से आरोपी हैं। मेरा मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, लेकिन उसके पहले उन्हें ये देखा जाए कि ये ऑनलाइन परीक्षा लेने वाले जो लोग हैं, पहले से इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, पहले से इनका रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सरकार की जवाबदेही है। दूसरी बात, ऑफलाइन में भी क्वेश्चन आउट होता है। तो मेरा मानना है कि हम लोग टुकड़ों में जवाबदेही तय कर रहे हैं। टुकड़ों में परीक्षा होती है, विद्यार्थी को पकड़ लिया जाता है, परीक्षा होती है, गैंग को पकड़ लिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि इंटीग्रल समग्र जवाबदेही तय की जाए। परीक्षा कराने वाले लोग, कहाँ क्वेश्चन सेट होता है, कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ, कौन कौन सा उसमें अधिकारी लोग हैं, कौन कौन सेंटर है जहां से क्वेश्चन आउट हुआ है, वहां पर सोल्वर कौन है, कैसे विद्यार्थी के पास पहुंचा, ये पूरा का पूरा कहीं नेक्सस है। इस नेक्सस को पकड़ना होगा, यानी कि पूरे तंत्र को एक समग्र रूप में जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। होता क्या है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आपने सोल्वर को पकड़ लिया, परीक्षार्थी को पकड़ लिया, लेकिन उसका मेन जो किंग पिंग था उसको आपने नहीं पकड़ा। कौन इसके लिए जवाब दे? कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर सरकार के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि उच्च स्तर पर, आयोग के स्तर पर या बड़े अधिकारी कहां चूक के हैं, कैसे क्वेश्चन आउट हुआ, किस प्रेस से आउट हुआ। आप किस प्रेस को देते हैं क्वेश्चन छापने के लिए? प्रेस कहीं दागी तो नहीं है? आप टेंडर देते हैं क्वेश्चन छापने के लिए, क्या उस प्रेस के बारे में आपने कोई पता किया है कि प्रेस का रिकॉर्ड क्या है? आपने नहीं पता किया है। आपने ऐसे लोगों को दिया है जो दागी हैं। दागी प्रेस को आप क्वेश्चन दीजिएगा तो डील होगा ही। दागी ऑनलाइन सेंटर को, सेंटर परीक्षा देने के लिए अगर दीजिएगा तो वहां से सोल्वर आएगा ही। रही बात, एआई के जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हम एआई के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड को रोक सकते हैं। सरकार के पास इतना सिस्टम मजबूत है, सरकार के पास अगर दे इच्छा शक्ति है तो सरकार कहीं ना कहीं इसको रोक सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर शिथिलता है, सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। और मेरा एक और मानना है कि सरकार इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए, या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बने, उससे जांच हो, या सीबीआई संस्था इन सारे परीक्षाओं में जितने परीक्षाएं हुई हैं पिछले 10 साल में, इन सभी परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग जो हुआ है उसकी धांधली की जांच एक निष्पक्ष। ठीक है, आखिरी कमेंट संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी, 2 पॉइंट यहां पर निकल कर आए। एक तो परीक्षा सेंटर में जो चयन हो रहा है उसमें पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा ये कि एआई के जरिए क्या पेपर को कराया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एआई अभी इतना एडवांस हो गया है कि वो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर लेगा या बिल्कुल एग्जैक्ट करा लेगा। दूसरी बात, ये सेंटर के बारे में तो वो अच्छा सेंटर खराब सेंटर नहीं, सेंटर ही चिन्हित किया जाता है जहां सेंटर बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि की बात तो आई है कि भाई यहाँ पर सेंटर दिलवा दीजिए, इतनी राशि हमको मिल जाएगी और बदले में हम वसूली कर लेंगे। देखिए, मूल चीज है यूपीएससी, जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम, क्या वो ऑनलाइन है? क्या वो तो ऑफलाइन है। और कहाँ गड़बड़ियां होती है सो बताइए। चाहे वो पीटी का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, उसमें तो गड़बड़ियां नहीं मिलती है। आखिर बिहार में होने वाली परीक्षा, एजेंसी जो हो, नोडल एजेंसी जो हो, जब तक एक मिली भगत नहीं होगी उस एजेंसी के साथ, वो नोडल एजेंसी के साथ जिसके माध्यम से परीक्षा कराई जा रही है,
इतना बड़ा नेक्सस को उसमें घुसने का मौका नहीं मिलेगा। 25,000 का डेटा मिल जाता है। ठीक है, डेटा आसानी से मिल जाता है और उसके अलावा जो नोडल एजेंसी है उसकी संलिप्तता भी यहां पर उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को समय की वजह से यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि